हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सलेंस। अपन बात करें तो ईएमटी की, और ईएमटी की थ्योरी अपने थ्योरी वाला पोर्शन अपने कंप्लीट हो गया था। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 2020 में जो भी अपन के गेट में आ रखे हैं एमटीएससी क्वेश्चन, उसकी बात अपन करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसके अंदर अपन स्मिथ चार्ट से क्वेश्चन आया था, और आपको ट्रांसमिशन लाइन में आपने स्मिथ चार्ट को बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ होगा। स्मिथ चार्ट एक ग्राफिकल टूल है जिसकी मदद से अपन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडिंग वेव रेशियो कैलकुलेट करते हैं। वो आपको बड़े डिटेल से आपने समझ रखा होगा। आपको कांस्टेंट आर सर्किल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, कांस्टेंट एक्स सर्किल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। एक स्मिथ चार्ट की मदद से अपन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन स्टैंडिंग वेव रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर आपके क्वेश्चन दे रखा है द इम्पीडेंस Z इक्वल टू JX दे रखा। कितना दे रखा है ये देखो, ये अपना एक स्मिथ चार्ट का क्वेश्चन था जिसने पूछा क्या, द इम्पीडेंस Z इक्वल टू JX फॉर X रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मैप टू द स्मिथ चार्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसकी बात करते हैं। अपन को पता है इम्पीडेंस होता क्या है, इम्पीडेंस होता है R प्लस JX। क्या होता है? R प्लस JX। इसने क्या किया, एग्जामिनर ने R को तो एक कांस्टेंट वैल्यू रख दी, R को कितना रख दिया, R की जगह इसने कितना पुटअप कर दिया, 0। और X को इसने वेरी किया, कितना X को इसने वेरी किया माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरा इम्पीडेंस होता है। इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस होता है Z इक्वल टू R प्लस JX। आई होप यहाँ तक आपको पता है। एग्जामिनर ने यहाँ पर Z इक्वल टू कितना अपन को दिया हुआ है, JX दे दिया, मतलब उसने R की वैल्यू कितनी पुटअप कर दी, 0 पुटअप कर दी। और वो बोल रहा है X की रेंज कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है। तो इसकी अपन को ये जो कंडीशन है इसकी अपन को मैपिंग करनी है स्मिथ चार्ट पर। ये क्वेश्चन अपन को पूछ सका है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अपना इसको अपन क्या बोलते थे, इसको अपन बोलते थे कांस्टेंट आर सर्किल। क्या बोलते थे? कांस्टेंट आर सर्किल। जब आर की वैल्यू एक कांस्टेंट होती है तो उस सर्किल को बोलते हैं कांस्टेंट आर सर्किल। और कांस्टेंट आर सर्किल की आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। क्या? कांस्टेंट आर सर्किल, जब मैं x को वेरी करता हूं, r मेरा कांस्टेंट होता है, तो एक सर्किल बनता है। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उस सर्किल का सेंटर कहां पर होता है आपको पता है? उस सर्किल का सेंटर होता है R/1 प्लस R,0 पे। उस सर्किल की रेडियस क्या होती है पता है आपको? 1/1 प्लस R। ये अपन ने जब स्मिथ चार्ट पढ़ा था तो बहुत ही डिटेल से पढ़े थे कि कांस्टेंट आर सर्किल की क्या प्रॉपर्टी होती है। उसका सेंटर होता है R/1 प्लस R पे, और उसकी रेडियस होती है 1/1 प्लस R। और यहाँ पर अपन को एग्जामिनर ने R की वैल्यू कितनी दी है, 0 दे दी है। तो R की वैल्यू अगर मैं इधर 0 पुटअप करूंगा तो उसका सेंटर कितना मिलेगा अपन को, सेंटर मिल जाएगा 0,0। और उसकी अपन को रेडियस कितनी मिलेगी, 1। मतलब एक अपन को एक है ना यूनिट सर्किल मिलेगा। क्या? एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 1 हो और सेंटर 0,0 हो। अपन का कौन सा ऑप्शन इससे मतलब मैच कर रहा है? ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 विथ सेंटर एट 0,0। ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर एग्जामिनर ने अपन को R की वैल्यू एक कांस्टेंट दे दी, और उस कांस्टेंट की वैल्यू 0 दे दी, और X को वेरी कर दिया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये केस आपको पता है, ये केस बनता है, एक सर्किल बनता है जिसको अपन कांस्टेंट R सर्किल कहते हैं। और कांस्टेंट R सर्किल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका सेंटर हमेशा R/1 प्लस R,0 पे लाई करेगा, और उसकी रेडियस हमेशा 1/1 प्लस R के इक्वल होगी। जब मैं R की वैल्यू इसके अंदर 0 पुटअप करूंगा तो मेरे को एक ऐसा सर्किल मिलेगा जिसका सेंटर 0,0 पे होगा, एंड रेडियस कितनी होगी, 1, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। स्मिथ चार्ट का बहुत ही इजी क्वेश्चन। आपको कांस्टेंट R सर्किल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, कांस्टेंट X सर्किल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अपन का सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ये भी ट्रांसमिशन लाइन से, पिछला भी ट्रांसमिशन लाइन से, और सेकंड क्वेश्चन भी ट्रांसमिशन लाइन से आया था 2020 के अंदर। इसने क्या पूछ रखा है, ए ट्रांसमिशन लाइन जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 3 λ/4। कितनी है लेंथ दे रखी है, 3 λ/4। और इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस कितना है, 50 ओम। और अपन को बोल रखा है लोड कितना कनेक्टेड है, 400 ओम। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कितनी है, 3 λ/4,
जेड नोट की वैल्यू कितनी है 50 ओम, जेड एल की वैल्यू कितनी है, देखो जेड नोट की वैल्यू है 50 ओम और मेरा एक लोड कनेक्टेड है उसकी वैल्यू कितनी है 400 ओम। लेंथ कितनी है ट्रांसमिशन लाइन की 3 लैम्बडा बाई 4। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये अपन को क्या पूछ रहे हैं, द इम्पिडेंस ऑफ द इम्पिडेंस सीन एट द इनपुट एंड, यानी इनपुट एंड से सीन किया गया इम्पिडेंस कितना होगा अप टू 2 डेसिमल तक। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यानी अपन को इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई होप ये क्वेश्चन अपन को समझ में आ गया है। एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी लेंथ 3 लैम्बडा बाई 4 है और उसके अंदर लोड की वैल्यू 400 ओम है और उसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कितना है 50 ओम है और अपन को क्या चाहिए जेड इनपुट की वैल्यू चाहिए। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक जेड इनपुट की आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि जेड इनपुट है ना एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और जिसका पीरियड कितना होता है लैम्बडा बाई 2। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपन ने जब ट्रांसमिशन लाइन पढ़ी थी तो उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि जेड इनपुट है ना एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, वो हर लैम्बडा बाई 2 के बाद रिपीट करता है। तो यहाँ अपन को ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कितनी गिवन है 3 लैम्बडा बाई 4, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना लैम्बडा बाई 4 प्लस लैम्बडा बाई 2 इक्वल टू जेड इन, और ये लैम्बडा बाई 2 के बाद तो रिपीट करेगा तो ये क्या हो जाएगा इधर लैम्बडा बाई 4। यानी अगर मैं x के अंदर लैम्बडा बाई 2 ऐड करूंगा तो मेरे को सेम वैल्यू मिलेगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि z इनपुट एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और जिसका पीरियड क्या होता है लैम्बडा बाई 2 होता है। यानी z इनपुट के केस में जो मेरा बिहेवियर 3 लैम्बडा बाई 4 लाइन का होगा वो है ना बिहेवियर मेरा लैम्बडा बाई 4 लाइन का होगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और लैम्बडा बाई 4 के केस में आपको इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू तो याद होगी, ये तो आपका रटा हुआ होना ही चाहिए। किसी भी मैंने बोला 3 लैम्बडा बाई 4 लाइन का इनपुट इंपीडेंस लैम्बडा बाई 4 लाइन के इक्वल होता है और लैम्बडा बाई 4 लाइन का इनपुट इंपीडेंस हमेशा किसके इक्वल होता है जेड नोट स्क्वायर अपॉन जेड एल के इक्वल होता है। जेड नोट अपन को गिवन है, कितना गिवन है 50 गिवन है, तो 50 का स्क्वायर 50 इंटू 50 और जेड एल अपन को गिवन है वो 400 गिवन है, कितना 400। ये अपन का कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 और कितना बचेगा 25/4 बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 6 पॉइंट कितना बचेगा 25 ओम बचेगा। ये अपन का जेड इनपुट की वैल्यू मिल गई। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन आया है यूनिफॉर्म प्लेन वेव्स। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म प्लेन वेव के अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यूनिफॉर्म प्लेन वेव एक टीईएम वेव होती हैं। अर्थात इसका क्या मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन क्या होती है परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होती है वेव प्रोपगेशन के क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन के क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। ये अपन ने पढ़ा था यूनिफॉर्म प्लेन वेव के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये अपन को गिवन है मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव के साथ जुड़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड की अपन को वैल्यू गिवन है। तो यूनिट इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ax कैप प्लस 2ay कैप प्लस baz कैप। और अगर मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए तो कितना हो जाएगा ax कैप प्लस 2ay कैप प्लस baz कैप अपॉन में कितना आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा अंडर इसका स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर। ये अपन को यूनिट वेक्टर मिल गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मेरे को चाहिए एक कैप। क्या चाहिए एक कैप। आपको फील्ड को देखकर आपको एक कैप का निकालना आना चाहिए, एक कैप का आइडिया मिलना चाहिए। फील्ड को देखते आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे तो भी आपको एक कैप निकालना आना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड दे तो भी आपको एक कैप फाइंड करना आना चाहिए। देखो इन जनरल में अगर बात करता हूं, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो कोई एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव के साथ जुड़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी दे दे आपको, मान लो कोश ओमेगा टी माइनस ऐसे दे दे 2x प्लस 3y, ऐसा आपको मान लो कुछ भी दे दे और पीछे मान लो दे दे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ई कैप दे दे, ऐसे दे दे और आपको पूछे कि आपकी प्लेन वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना आना चाहिए। आपको यहाँ से बीटा की वैल्यू भी पूछ सकता है, आपको यहाँ से एक के कैप भी पूछ सकता है, तो ये आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। ऐसे आपको फील्ड दे तो आपको पूछे इस बीटा की वैल्यू क्या क्या होगी
वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन क्या होगी, तो ये आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो ऐसी अपन कैलकुलेशन कब करते हैं, जब अपन का वेव अपन के मान लो या तो एक्स एक्स के अलोंग ट्रेवल करती हैं, वाई एक्स के अलोंग ट्रेवल करती हैं, जेड एक्स के अलोंग ट्रेवल करती हैं। जब इन तीनों के अलोंग ट्रेवल ना करके किसी रैंडम डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती हैं तो अपन को ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये आपको याद होना चाहिए, इन जनरल किसी भी वेव की इक्वेशन आपको ऐसे लिखनी होती है, कोस ओमेगा टी माइनस बीटा ए आर वेक्टर डॉट ए के कैप। क्या होती है, किसी भी वेव के साथ जोड़ी हो, जाए इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, उसकी इन जनरल इक्वेशन ये होती है। क्या होती है, ये इक्वेशन होती है। ए आर कैप को अपन क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए आर कैप क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। क्या होता है, किसी एक्स वाई जेड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो ए आर कैप क्या हो जाएगा, ए एक्स कैप प्लस बी ए वाई कैप, सॉरी प्लस वाई ए वाई कैप प्लस जेड इज जेड कैप। यानी यहां पर आपको पता होना चाहिए ए आर वेक्टर क्या है, ए आर वेक्टर है आपका पोजीशन वेक्टर। क्या है, पोजीशन वेक्टर। और ए के कैप क्या है, आपका जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है उस डायरेक्शन में अलोंग यूनिट वेक्टर। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका वेव ट्रेवल कर रही है, मान लो पॉजिटिव ए जेड कैप में ट्रेवल कर रही है, मान लो पॉजिटिव ए जेड कैप में ट्रेवल कर रही है, तो मेरे को बताओ ए आर इन पोजिशन वेक्टर डॉट ए के कैप कितना हो जाएगा, पोजिशन वेक्टर डॉट ए के कैप कितना हो जाएगा। तो एक्स के साथ जेड का डॉट 0, वाई के साथ 0, तो ओनली क्या बचेगा, जेड बचेगा ही नहीं बचेगा। और ये इक्वेशन अपन की किस में चेंज हो जाएगी, वहां पर अपन इक्वेशन हो जाएगी कोस ओमेगा टी माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है, जेड है, तो बीटा जेड में चेंज हो जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो अपन को क्वेश्चन के अंदर है क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन है h इक्वल टू कोस ओमेगा टी। सबसे पहले तो इधर आपको क्या लगाना है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो आपको क्या लेके आना है, नेगेटिव। हमेशा देखो इस इक्वेशन के साथ ही कंपेयर होगा, हमेशा हमेशा इस इक्वेशन के साथ ओमेगा टी के बाद हमेशा आपको नेगेटिव फॉर्म में लाना है, तभी आपको एक के कैप की डायरेक्शन मिल सकती है। हमेशा आपको दिमाग में सेट होना चाहिए, यहाँ तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ओमेगा टी के बाद हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। फिर अंदर कितना बचेगा, देखो अंदर बचेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल ये मिलेगा। और पीछे अपन का ये वेक्टर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ए एच कैप प्लस 2 ए वाई कैप प्लस कितना मिल जाएगा, बी ए जेड कैप। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसको अगर मैं यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करूं तो नीचे कितने से करना पड़ेगा, डिवाइड 1 + 4 कितना हो जाएगा, 1 + 4 प्लस कितना मिल जाएगा, बी स्क्वायर। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर नीचे आपस में कैंसिल आउट भी तो करना पड़ेगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा h। इन जनरल तो h की इक्वेशन ये होनी चाहिए, h इक्वल टू ये इसका h नोट हो गया, क्या हो गया, ये इसका h नोट हो गया, ये और ये इसकी क्या होगी, ए एच कैप क्या होगी, डायरेक्शन होगी, ये हो गया ओमेगा टी हो गया। और ये क्या होगा, अब देखो ये इन जनरल क्या होता है, बीटा डॉट पोजीशन वेक्टर डॉट ए के कैप होता है या नहीं होता, बिल्कुल। इसके साथ आपको कंपेयर करना है, तो इसको अपन, तो इस चीज को अपन इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो कितना है अपन को, मैं सिर्फ इसको ले रहा हूं, कोस ओमेगा टी माइनस ऑफ 3x प्लस वाई प्लस जेड। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो ये है तो छोटी चीज, एक बार आप सीख लोगे तो 1 सेकंड में कर सकते हो। देखो इसको मैं अगर यूनिट वेक्टर में अगर कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 10 √11 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो √11 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। यहाँ मैंने √11 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, आप बताओ, पोजिशन वेक्टर डॉट -3x कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप अपॉन √11, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके आपको बीटा की वैल्यू पूछे तो बीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, अगर क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू पूछे तो बीटा की वैल्यू √11 मिलती है इस केस में। और इस केस में ए आर कैप के साथ में जो, अब आप ए आर कैप डॉट ए के कैप करके देखो, आपको ये का ये मिलेगा। ए आर कैप क्या होता है, पोजिशन वेक्टर, कितना होता है, एक्स ए एक्स कैप प्लस वाई ए वाई कैप प्लस जेड ए जेड कैप, यही तो होता है, बिल्कुल होता है। सबके साथ एक्स का एक्स के साथ इंटू क्या कितना हो जाएगा, -3x, फिर है ना
वाई वाई के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा वाई, फिर है ना ये कितना है जेड ए जेड कैप, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव और जेड, और अपॉन में √11 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर एग्जामिनर आपको बीटा पूछे तो यहाँ से आपको बीटा भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। बीटा कितना होगा √11 होगा, और ए के कैप कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। तो मेरे को बताओ ए के कैप कितना आ जाएगा आपके पास -3ax कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप अपॉन √11 मिल गया। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। √11 मिल गया, ये मेरे को मिल गया ए के कैप और ये मेरे को मिल गया ए एच कैप। तो मेरे को बताओ ए के कैप डॉट ए एच कैप कितना होता है, 0 ही तो होगा, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो सबसे पहले ए एक्स का कितना है -3 और ये कितना है प्लस का 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा -3 प्लस। अब देखो ये कितना ए वाई का प्लस का 1 और इसके साथ डॉट होगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 प्लस। ये देखो ये भी कितना है प्लस का 1 और ये भी आपने कितना है बी, आपस में मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा बी आ जाएगा। अपॉन में इन्हें दोनों के क्या आ जाएंगे मैग्नीट्यूड आ जाएंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये पूरा 0 की साइड चला जाएगा और आपको बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आना चाहिए। देखो अब अपन कुछ और बातें करें। मान लो आपको कभी ऐसी वेव दे दे cos ओमेगा टी -2x + 3y + -z, ऐसे कुछ भी दे दे आपको। मान लो आपको एक ऐसी वेव दे दे और इस वेव में आपको मान लो एक बीटा की वैल्यू पूछ ले और आपको वेव प्रोपगेशन की आपको अगर डायरेक्शन पूछ ले तो आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। बहुत इजी मेथड क्या होता है, सबसे पहले आप हमेशा क्या करो cos ओमेगा टी माइनस को बार कॉमन लो, तो अगर से लोगे माइनस का तो ये तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, फिर किसी का कितना हो जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा z हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर इसके एम्पलीट्यूड को इससे है ना डिवाइड कर दो, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा √4 + 9 + 1 होगा या नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा √14 हो जाएगा। आपने अगर डिवाइड किया तो √14 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये √14 क्या हो जाएगा ये आपका बीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बीटा = √14 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और आपको अगर एक के पूछे तो सिंपली आप क्या करोगे, अब इसके हिसाब से आप इक्वेशन लिख दो, x की जगह ax कैप पुट कर दो तो कितना हो जाएगा x की जगह ax कैप 2ax कैप माइनस y की जगह ay कैप 3ay कैप और z की जगह az कैप अपॉन कितना आ जाएगा √14। ये आपको मिल गया एक के कैप। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी इक्वेशन दे, कुछ भी फील्ड पैटर्न दे, आपको बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। यानी जो इसका एम्पलीट्यूड होगा ना, जो इसका एम्पलीट्यूड कितना √x के मल्टीप्लाई में कितना है 2 है तो 4, y के मल्टीप्लाई में कितना है 3 है तो 9 और इसके मल्टीप्लाई में 1 है तो 1, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा √14 हो जाएगा। ये √14 ही बीटा की वैल्यू होगी। और इसके आपको वेव प्रोपोर्शन अगर आपको डायरेक्शन पूछे तो सबसे पहले नेगेटिव साइन को बाहर लो कॉमन और ये बच जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा √14 और x की जगह ax कैप पुट कर दो, y की जगह ay कैप पुट अप कर दो, z की जगह z कैप पुट अप कर दो। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यानी कुछ भी अपन को फील्ड पैटर्न दे, अपन को बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, अपन को एक के कैप की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये अपन के होते हैं गेट 2020 के क्वेश्चन सारे कंप्लीट। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, तो थैंक यू सो मच।